इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम अपने हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें फोकस करना पड़ेगा। अब हमें अपने हाफ सिलेबस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई इस कोविड-19 की वजह से क्या स्कूल अभी फ़िलहाल खुल नहीं रहे और अभी भी कोई चांस नहीं लग रहा कि कोई स्कूल आपको खुलते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जो प्रिपरेशन है वो इस प्रकार से की जाएगी कि भाई बोर्ड की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हमारा सिलेबस कम होगा, उसके लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। वो कितना होगा, क्योंकि पहले 30% की आई थी और जहाँ तक हमारी बात है हम ये मानते हैं कि 50% तक का सिलेबस है वो कट जाएगा और लास्ट वाला जो होगा उसके कटने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसी वजह से हम क्या अपनी आधी बुक्स को पढ़ेंगे हम। तो आज हम हमारी हिस्ट्री की बुक को पढ़ने वाले हैं। तो मैं जिस प्रकार से बता रहा था कि आपको कि भी हाफ सिलेबस हमारा कंप्लीट करेंगे हम, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम हाफ से अपना आगे स्टार्ट करेंगे भी। तो आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या जो बदलाव हुए हैं उनकी हम खोजबीन करना चाहेंगे, उनकी जांच पड़ताल करने का हम प्रयत्न करेंगे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है हिस्ट्री आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, द नॉलेज वी गेट फ्रॉम द पास्ट, कि भी कुछ भी है जो प्राचीन समय की जानकारी हमें जिससे प्राप्त होती है वो इतिहास कहलाता है भाई। ठीक है, उसके बाद आपको बताएगा कि हम मुख्य तौर पर हम यदि बात करें तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं। हमारा एंशिएंट पीरियड है, फिर हमारा क्या है मिडिवल पीरियड रहता है और फिर हमारा मॉडर्न पीरियड आता है। तो आपने जो 6 क्लास की जो बुक पढ़ी थी वो एंशिएंट पीरियड के ऊपर बेस्ड थी सारी की सारी। अब हम इसमें जो नॉर्मल तरीके से हम मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और जैसे आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे, अगली क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पर आप मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे इतिहास के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2 make I was made in 11 map 1 was made in 1154 CE Common Era by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in the 1720s by a French cartographers. The two maps are quite different even though they are the same area. अब देखो सिंपल सी बात है कि देखो प्रकृति का नियम रहता है कि नियम है, बदलाव होते रहेंगे, चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे सामने 2 मैप्स हैं आपकी बुक में। सबसे पहला मैप 1154 में बनाया गया, दूसरा क्या है 1720 में बनाया गया। ठीक है, जो पहले वाला मैप जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये जो बनाया गया है ये 1154 में अल इदरीसी द्वारा बनाया गया है। एक अरब ज्योग्राफर थे, अरब से संबंध रखते थे। उसके साथ साथ जो 1720 में जो बनाया गया है मैप वो आपको अगले पेज पे दिखाई दे जाएगा। तो वो क्या देखने को मिलेंगे, अब दोनों जो है मैप एक ही एरिया के शो कर रहे हैं, लेकिन जब आप देखने का प्रयत्न करेंगे देखो कितना अंतर है। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भी ये सेम प्रक्रिया है। इस मैप को देखो आप और एक अपने इस मैप को देखो, हालांकि दोनों एक ही एरिया को डिफाइन करते हैं लेकिन बहुत सारा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, कार्टोग्राफर आप समझते हैं, जो मानचित्र बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। The two maps are quite different even though they are the same area. In all Al-Idrisi's map, South India is where we would accept to find North India and Sri Lanka is the island at the top. तो देखो जो अल-इदरीसी ने जो मैप बनाया है उसके नक्शे में क्या है, दक्षिणी भारत उस जगह है जहाँ पर हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप क्या है आपको ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा भाई। सिंपल सी बात है। इसके साथ साथ क्या है, प्लेस नेम्स आर मार्क इन अरेबिक। अब अरब ज्योग्राफर था तो उसने क्या है उसमें अरबी में लिखे हुए थे। एंड देर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनूज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप्स एज कनूज। तो एक जो है उत्तर प्रदेश का जो एरिया है कनूज, जिसको क्या है हमारी स्पेल लिखा गया क्या हुए यानी यूज कनूज, तो वो आपको देख सकते हैं भाई आपके सामने दिखाया हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें मैप 2 वाज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट मैप बनाया गया था उसके 600 साल बाद वो मैप बनाया गया। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। अब क्या है कि भी जिस प्रकार से ये जो चेंज हुआ, ये जो 600 साल जो हम आप बात करें जी 600 साल चले गए, तो ये जो बदलाव है इन्हीं बदलावों के कारण आपको ये जो चेंजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं मैप 2 में।
The map seems are familiar to us, and the coastal areas in the particular are surprisingly detailed. This map was used by the European sailor and marched on the voyages. See chapter number 6. बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो हमें और भी आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके अलावा क्या है कि भी जो इस समय की जब घटनाओं की बात करते हैं हम, ठीक है, तो इसमें आपको उपमहाद्वीप के अंदर क्या है काफ़ी सारे जो बदलाव होते हुए देखने को मिले। अब आपको लगेगा कि भी हमने इस मैप को देखा हुआ, बिल्कुल हमें पहचान में आता चला जा रहा है, लेकिन वो पीछे वाला देख रहे हैं आप, वो आपको नहीं पहचान में आ रहा है। तो इसमें क्या है कि भी जो तटीय इलाके होते हैं उसमें के अंदर क्या है कि बारीक बिल्कुल क्या है काफ़ी गहनता से जो छोटा छोटा एरिया है, कोस्टल एरियाज़ है, उनको मार्क करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। और वो इसलिए किया गया ताकि क्या जो नाविक है, व्यापारी हैं, अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान क्या है इनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि प्राचीन समय में एकमात्र जो आप कह सकते हैं बहुत ही जो प्रमुख जो हम बात करते हैं ट्रेड का जो माध्यम रहता था वो हमारा समुद्री ओशियन रूट होते थे, उनके माध्यम से होता था। तो यहाँ पर काफ़ी बारीकी की जगह जो बताई गई है इस मैप के अंदर, वो इसलिए बताई गई ताकि क्या है कोई समस्या ना हो, और काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका उपयोग भी किया जाता था भाई। उसके बाद है इक्वली इम्पोर्टेंस इज़ द फैक्ट दैट साइंस ऑफ द कार्टोग्राफर डिफरेंट इन द टू पीरियड्स। यदि हम बात करें कि भी एक यह बात करते हैं कि भी जो दूसरा युग था उसका जो मानचित्र बनाने की जो कला थी या फिर विज्ञान है वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, वो बदलाव होते गए, यानी कि उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. अब क्या है कि जब हम जानकारी की बात करते हैं कि भी इतिहासकार जब हम जानकारी प्राप्त करें तो उनको क्या है वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के बारे में यदि वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि भी प्राचीन समय किस प्रकार से रहा होगा, कोई मैप वगैरह उसको स्टडी करेंगे, कोई ग्रंथ आपको देखने को मिल रहा है तो उसके ऊपर वो अध्ययन करेंगे, कोई लेख वगैरह की बात करते हैं तो क्या है उनको पढ़ते समय उनको ध्यान रखना चाहिए कि भी जो उस समय लिखा गया और जिस क्षेत्र के बारे में लिखा गया तो उसका बैकग्राउंड किस प्रकार का, उसके आसपास की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार की है, उसको ध्यान में रख कर क्या उसको क्या है मतलब क्या उसको यूज करना चाहिए। कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि भी एक ही शब्द होगा, लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि भी पहले उस शब्द का अर्थ कुछ और हुआ करता था और आज के समय में क्या है वो शब्द आपका बिल्कुल ही बदल गया। हम आज ये ज़रूर पढ़ेंगे हम हमारे भारत के संदर्भ में, तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि भी हम बात करें नई और जो पुरानी जो हमारे शब्दावली, और ख़ासकर हम प्रयत्न करेंगे जानने का जो यहाँ पर बताई गई बात कि भी उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो अंतर है वो हमारा क्या हो जाता है अगर हम बात करें स्थान और समय के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। If the context in the which information we produce change with the time, what about language and meanings? देखो जो सूचनाएं हैं जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है कि भी सूचनाओं का जो संदर्भ है, वो जो सूचनाएं हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि भाषाएं का जो मीनिंग है वो मीनिंग भी बदलता चला जाता है? बिल्कुल सही बात है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। यानी कि जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर क्या है भाषाओं के अंदर जो लिखे हुए हैं वो भाषाएं क्या है धीरे धीरे वो क्या है अब चेंज होती चली जा रही है। जैसे हम बात करें कि भाई हम हिंदी पढ़ रहे हैं, भाई हिंदी माना जाता है कि भाई संस्कृत से निकली आपकी, तो ये देखो कितना बदलाव हुआ, यानी कि पहले हम कह सकते हैं कि भाई वहीं से स्टार्ट हुई है। तो ऐसे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं वो हम आप पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। मिडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। यदि हम एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया भी संस्कृत के बारे में, वो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फारसी के बारे में। जो मध्यकालीन युग के अंदर जो फारसी लैंग्वेज होती थी वो क्या होती थी, मॉडर्न जो लैंग्वेज आज के समय में जो फारसी बोली जाती है उसके अंदर बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद द रिगार्ड ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर द टाइम। और ये जो है ये जो विभिन्नता जो देखने को मिली आ रही है, ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ न केवल हमारा ग्रामर के बेस के ऊपर हुआ, यहाँ तक कि जो वोकेबुलरी है वहाँ के जो शब्द भंडार है उसके अंदर भी क्या आपको बहुत सारे चेंजेस होते चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि कोई भी जो वर्ड है उस समय में उसका अर्थ कुछ और हुआ करता था और आज के समय में उसका अर्थ जो है बिल्कुल ही बदल गया भाई। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद कर लेना भाई। Today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by the Minhaj-e-Raj, a chronicler who wrote in the Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the island between the Ganga and Yamuna.
तो हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो एग्जांपल लेते हैं हम कि भी हिंदुस्तान शब्द है आज जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं, एक देश हमारा जो आपको आप सभी को जानते हैं इसके बारे में, जिसमें आप रहते हैं। उसके बाद क्या है कि भी जब हम बात करते हैं 13वीं सेंचुरी के अंदर, इसको मिनाजे सिराज ने क्या नाम दिया था, एक इतिहासकार थे, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। इसका मतलब क्या होता था, पंजाब हरियाणा और एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, और जिसमें आप कह सकते हैं कि पंजाब हरियाणा जो एरिया होता था उसको हम क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। अब ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखो उन्होंने जो शब्द उपयोग किया वो दिल्ली सल्तनत के जो है या फिर दिल्ली के सुल्तान थे उनके अंडर में रहकर उन्होंने इस हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया, ठीक है। जबकि हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा, आपको सभी जानते हैं। इसके बाद है दैट एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। ये जिस प्रकार से जो एरिया बढ़ता गया, सुल्तानों का राज बढ़ता चला गया, उसी प्रकार उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो शब्द था, टर्म था हिंदुस्तान उनका, वो हिंदुस्तान टर्म बढ़ती चली गई। लेकिन उन्होंने कभी भी क्या है, दक्षिणी भारत को इसके अंदर इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया था। बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्लियर 16th सेंचुरी बाबर यूज द हिंदुस्तान टू द डिस्क्राइब द जोग्राफी एंड फोना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब बाबर ने क्या है, अपनी जो बुक लिखी थी उसमें जो शब्द यूज किया उन्होंने 16वीं शताब्दी के अंदर कि भी उन्होंने जोग्राफी, फोना एंड फ्लोरा जो इनहेबिटेंट था या फिर उसके अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु थे, उन्होंने उपमहाद्वीप के अंदर जो है उसका जो जोग्राफी थी, पशु पक्षी हमने बात कर ली इसके अंदर, या फिर वहाँ पर जो रहने वाले लोग और उनकी संस्कृतियों के लिए क्या शब्द उपयोग किया था, उन्होंने ये हिंदुस्तान शब्द यूज किया था। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। इसी प्रकार से जैसे आप आगे की तरफ चलेंगे तो 14वीं सदी के अंदर हमारे जो कवि रहे हैं अमीर खुसरो, उन्होंने शब्द हिंद शब्द हमारे हिंदुस्तान के लिए प्रयोग किया। वाइल द आइडिया ऑफ ज्योग्राफी एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट्स टूडे। उसके बाद यदि हम बात करें, जहाँ भारत को क्या है, एक भौगोलिक और एक सांस्कृतिक रूप में क्या पहचाना जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द क्या है, वो एक राजनीतिक तौर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, उसके अर्थ नहीं जुड़े रहते। और जिस प्रकार से हम आज के समय में जिस इंडिया को जानते हैं, तो वो प्राचीन समय में क्या है, काफ़ी सारे जो नामों से बदलाव होकर क्या उसको जाना जाता था। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुली अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। अब क्या है, इतिहासकारों को क्या बड़ी सावधानी से इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, खासकर जो हमने अभी बात की, बदलाव किस प्रकार से हो रहे हैं। टेक फॉर एग्जांपल है सिंपल टर्म लाइक फॉरनर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी आपके लिए। एक विदेशी शब्द का अर्थ लेते हैं, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अब फॉरनर का मतलब देखो सिंपल सी बात है, जो विदेशी हम उसको कहते हैं, जो हमारे देश का नहीं उसको फॉरनर कहते हैं। इन द मिडविल पीरियड ए फॉरनर वाज एनी स्ट्रेंज हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। अब सिंपल सी बात है कि भी जब हम मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, तो वहाँ पर फॉरनर का मतलब क्या होता था, कोई भी अजनबी हो सकता है जो उस गांव का नहीं है या फिर उसकी सोसाइटी का नहीं है, फिर उनके कल्चर से वो संबंध रखता, उसको फॉरनर का नाम दिया जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन इन द पर्शियन अजनबी। और हिंदी में परदेसी कहते हैं, और आप सभी जानते हैं फारसी में इसको अजनबी कहा जाता है। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have different religious or caste background। उसके बाद यदि हम बात करें आगे की तरफ कि भी जो नगरवासी होते हैं या फिर हमारे जो वनों के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या है, जो हमारे जो नगरों के अंदर रहते थे लोग, उनके लिए क्या, जो वनों के अंदर रहने वाले लोग उनको विदेशी कहा जाता था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भी ये दो किसान हैं, वो एक ही गांव में रहते हैं और उनका जो धार्मिक या फिर जाति है उनकी अलग अलग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उनको हम अजनबी नहीं कह सकते भाई। बस भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है।